अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी। अच्छा जी, मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम मौसम है और कुछ इस तरह से है कि अब कराची का मौसम बदल रहा है। कल भी दिन भर ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश हो जाएगी। बारिश तो नहीं हुई लेकिन बादल रहे, और बादल रहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ जो है वो मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी बात वही है कि दिन में गर्मी हो जाती है। और कल रात जो था मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बूंदाबांदी होगी, और इससे पहले एक दो दिन पहले जो है ऐसी खबरें भी रिपोर्ट हुई कि कुछ इलाकों में स्पेशली गुलिस्तान जौहर में जो है वो बूंदाबांदी भी हुई थी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज हम उन ख़वातीन के हवाले से, बात करेंगे आज हम उन लोगों के हवाले से जो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो नींद है वो ठीक से पूरी हो जाती है, और इसके अलावा जो है जब हम सोकर उठते हैं तो हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। अच्छा, फिर हम बात करेंगे आज उन लोगों के हवाले से, उन ख़वातीन के हवाले से जो कि अपने तौर पर पूरी कोशिश करती हैं कि वो अपने रूटीन को बेहतर करें, अपने तौर पर पूरी कोशिश करती हैं कि भाई हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अच्छा सो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रेस है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों एग्जॉस्ट है माइंड, क्यों जो है वो एंजाइटी का शिकार है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर निदा शकील ने, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। अच्छा निदा, अभी आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। ठीक है। अरे कैसी है निदा आप, ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा निदा, ये बताइए कि बहुत सारी खवातीन जो हैं इस बारे में कंप्लेन कर रही होती हैं कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, नींद भी अच्छे से आती है, खाना भी अच्छा खाते हैं और रूटीन भी बेहतर है, लेकिन फिर भी जो है एंजाइटी है, फिर भी जो है दिमाग में एक स्ट्रेस है और एग्जॉस्ट हो रहा है ब्रेन। इसकी क्या वजूहात है? अच्छा, ये सिर्फ खवातीन का मसला नहीं है, ये ओवरऑल हाँ, हमारे पूरे सारे लोगों का मसला सारे, है। हाँ। सारे ही लोगों का मसला है कि बहुत अच्छी तरह सोएंगे, सो भी जाएंगे, लेकिन फिर जब उठेंगे तो फ्रेश फील नहीं करेंगे और हाँ, अगला दिन फिर नींद आती रहेगी और हाँ, बस पड़े रहेंगे पढ़ बिस्तर के लेंगे, ऊपर। हाँ। तो अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम्म। अगर हम एक एक करके बात करें, श्योर। सबसे कॉमन वजह जो है वो हमारे हम सब में है, वो है स्क्रॉलिंग, मोबाइल स्क्रॉलिंग। हाँ। जब मोबाइल स्क्रॉलिंग रात देर तक होती है, और वो सब करते हैं ना, हम सब करते हैं, सही। तो होता ये है कि हमारी जब नींद लग रही होती है, लगती है, तो उसमें माइक्रो वेकनिंग्स होती है, माइक्रो वेकनिंग्स हमें पता भी नहीं चलता, और माइक्रो सेकंड्स के लिए हमारी आंख खुल रही होती है, बंद हो रही होती है। ठीक है, हाँ, हम जाग रहे होते हैं और बंद होते हैं, क्योंकि हम अपने ब्रेन को इस तरह से ट्यून्ड अप हो गया है, वो स्क्रीन की वजह से और वो जो शुआएं हैं उसकी वजह से, लाइट की वजह से, कि वो हाँ, माइक्रोवेव होती हैं हाँ, और फ्रेगमेंटेड नींद हो जाती है। हाँ। फ्रेगमेंटेड का मतलब आप समझती हैं टूटी टूटी नींद। जी। तो जब टूटी टूटी नींद होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आप हाँ, सुबह उठेंगे आपको थोड़ी याद होगा आप कितनी दफा आपकी आंख खुली। हाँ, ठीक है, माइक्रो माइक्रो सेकेंड्स के लिए। हाँ, तो सही। आपको नेक्स्ट डे जो है वो फटीग, और आपको हाँ, ऐसा लगेगा मैं नींद में हूँ, मैं नींद में हूँ, मुझे कोई हाँ, काम नहीं हो रहा, मैं फ्रेश नहीं। हाँ, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो लोग खर्राटे लेते हैं, अक्सर लोग खर्राटे लेते हैं, तो और जो लोग मोटे होते हैं, हाँ, ओबीज होते हैं, ठीक है, ज्यादातर वही लोग खर्राटे लेते हैं जो ओबीज होते हैं, या खर्राटे लेने का और रीजन भी होता है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है आपका, उस वजह से भी होता है। तो उनमें ज्यादातर ये देखा गया अगेन कि उनके अंदर रात को जब उनका जो पार्टनर होता है, जो उनके साथ सो रहा होता है, जो भी वो बताता है, ये कई दफा जो है ना उठते हैं, कई दफा जागते हैं, ठीक है, और उनको ये बात पता ही नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। राइट। उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अचानक से वो उठते हैं और फिर वो सो जाते हैं, हाँ, और अचानक से उनकी बिल्कुल डिफरेंट स्टॉप डायमेंशन होती में है जो है उनकी और वो वो सो जाते हैं। ब्रीदिंग की आवाज आ रही होती है। जी जी, जी, बिल्कुल, हाँ। और ब्रीदिंग स्टॉप होती है और फिर हाँ। वो उठ जाते हैं। इस चक्कर में होता ये कि उनकी जो एक साउंड स्लीप है वो नहीं होती, और फिर उनको याद भी नहीं रहता अगले दिन। उनके घर वाले बताते हैं कि कई दफा रात को ये आंख खुलती है इनकी, और इस वजह से नेक्स्ट डे वो जो है, और खास तौर पे जो लोग ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम का शिकार होते हैं, जो हाँ, ओबीज होते हैं, उनके साथ होता है, वो अगले दिन कहीं भी अगर सोफे पे भी बैठे होंगे तो सो जाएंगे यूं करके। ठीक है, और खराटे लिए ये अक्सर हम लोगों को देखते हैं, अपने बड़े बूढ़ों को भी देखते हैं, कहीं भी बैठे हुए होंगे, पूरा माहौल बना हुआ होगा, मगर वो उनकी आंख लग जाएगी, वो यही वजह है। सही। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन आयरन की कमी होती है, सही। बहुत सीवियर खवातीन में। ये खवातीन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ। खवातीन के लिए आज में आयरन की कमी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। B12 की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, और हाइपोथायरॉइड होती है बहुत सारी खवातीन। उनके अंदर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, मतलब अगर रात को लेटेंगी तो उनके पैर में अजीब सी बेचैनी होगी या दर्द होगा, वो सो नहीं पाएंगी। नींद लगेगी, और जब नींद लगेगी तो
अचानक से टांग में कोई हरकत होगी और वो उड़ जाएंगी। ये भी अक्सर लोगों को आपने देखा होगा अपने आसपास, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको, कि टांग एकदम से या पांव एकदम से अचानक से लचक खाते और झटका लगता उड़ जाते हैं लोग। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, और उसकी वजह से भी नींद बार बार टूटती है और अगले दिन आप जो है फ्रेश नहीं होते। तो प्लीज ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की आप बात कर रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं ये बताइए। चेक योर आयरन प्रोफाइल, खवातीन खास तौर पे आयरन प्रोफाइल में कराते हैं हम एक सीबीसी, फेरेटिन, टीआईबीसी और आयरन लेवल्स। ये 4 चीजें जो आपको आयरन की कमी बताती हैं। उसके बाद खास तौर पे जिन औरतों को पीरियड ज्यादा आते हैं उनको आयरन की कमी हो ही जाती है। जिन बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं उनको आयरन की कमी हो जाती है। जिनका खाना पीना सही नहीं है उनको आयरन की कमी हो जाती है। इसके अलावा इसकी और निशानी, जो लोग मट्टी खाते हैं उनको आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा विटामिन डी की कमी, ठीक है, ये तो पूरे पाकिस्तान का ओवरऑल मसला है, विटामिन डी की कमी। विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की कमी भी आपको इसी तरह से पैरों में बेचैनी करती है। जो हाइपोथायराइड लोग होते हैं उनके अंदर भी पैरों में बेचैनी होती है। अब आ गई शुगर लेवल्स। अगर हम वो बात करेंगे, जो लोग डायबिटिक, ठीक है, और जो जिन लोगों के शुगर लेवल्स रात को बहुत लो हो जाते हैं, डिप आ जाता है, इंसुलिन लेवल, इंसुलिन पे हैं, कुछ ऐसी दवाओं पे हैं जो रात को अचानक से उनका ब्लड शुगर लो हो गया, तो उनकी भी आंख बार बार खुलती है। ब्लड शुगर हाई है तो भी आंख बार बार खुलती है, और फिर वो घबराहट का शिकार होते हैं, या इस तरह की कोई चीज होगी, पैनिक होगी, और अगेन वो सो जाएंगे। और सुबह बॉडी जो है, एक रिस्पॉन्स होता है कि लो होती है शुगर, आप कुछ खाएं ना खाएं, अगर आप बहुत लो होगी तो आप ऑब्वियसली उठेंगे और आप कुछ खा लेंगे। लेकिन अगर इतनी लो होगी कि आपको पता भी नहीं चले, कुछ लोगों को पता नहीं लगता, तो फिर सुबह आपकी शुगर जो है ना, दोबारा से एक बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, वो हाई हो जाती है। इस वजह से भी आपकी आंख बार बार खुलती है और आप अगेन फ्रेश नहीं होते, और आप फटीग और स्लीपलेस का शिकार होते हैं। आई थिंक ये, और अच्छा, एक बहुत कॉमन जो हमारे टीनेजर्स में है कि वो सोते टाइम पे नहीं। हाँ, जब सर्कैडियन रिदम, आपकी सर्कैडियन रिदम खराब होगी ना, यानी आप दिन में सोएंगे और रात को जागेंगे, तो आपकी नींद कभी भी फ्रेश नहीं होगी, चाहे आप 12 घंटे सो रहे हैं। राइट, ठीक है। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट आपके सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करती है। ठीक है जी। अगर आप सनलाइट नहीं लेंगे और आप रात को जागेंगे, कुछ लोगों की ऐसी नौकरी होती है जैसे कि कोई रात की ड्यूटी कर रहा होता है, तो उसकी भी नींद कभी भी दिन में, चाहे वो 12 घंटे सोए, ही विल नेवर फील फ्रेश। सही, ठीक है, जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपने ये जो कॉजेज सारे बताए हैं कि मुख्तलिफ जॉब टाइमिंग्स पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रूटीन होती है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, ख़वातीन हो, बच्चे हों, बड़े हों, सबकी नींद डिस्टर्ब रहती है, लेकिन सबके कॉजेज़ डिफरेंट हैं। तो अगर मैं बच्चों से स्टार्ट करूं तो बात वो ये कि वो सही से सोते नहीं हैं, रात को जल्दी नहीं सोते, उनका जनरल कॉज निकल आएगा। अगर किसी के जॉब टाइमिंग्स हैं तो जाहिर सी बात है, अगर उसकी नाइट शिफ्ट है तो उसका, अगर वो हाउस ऑफिसर है, हाउस जॉब कर रहा है और स्पेशली मेडिकल से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वो तो 72 आवर्स अपनी जॉब पर है, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, उसको एंजाइटी होगी। ये उसके कॉजेज़ हो गए जॉब के। अब वो ख़वातीन जो घर में होती हैं, वो ख़वातीन जो कि एक नॉर्मल हद तक काम किया, कुकिंग की, फिर हाउस हेल्प आ गई, फिर उसके बाद अच्छा सो गई, उनमें भी अगर एंजाइटी है, उनमें भी अगर स्ट्रेस है, वो भी अगर 8 घंटे की नींद सोने के बाद डिस्टर्ब हैं, तो उनकी क्या वजूहात होती हैं? क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, या फिर रूटीन डिस्टर्ब होती है, या इसमें डाइट का कसूर है? अच्छा, देखिए, खवातीन के अंदर तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पैथोलॉजिकल कॉजेज है वो तो ये है कि आयरन की कमी, विटामिन डी और B12। और याद रखें, अगर आपका बच्चा भी बहुत रो रहा है, जो बच्चे छोटे बहुत रोते हैं, रात को सोते नहीं है, उनके अंदर भी आयरन और विटामिन डी की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं कि बच्चा तो रोता है रात को, मेरा बच्चा बहुत रोता है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब खवातीन में अगर आप पैथोलॉजिकल कॉजेज हटा दें, या किसी में पैथोलॉजिकल कॉजेज हटा दें कि हार्मोन्स की, जैसे थायराइड का मसला है तो हो सकता है, ठीक है, शुगर है तो हो सकता है, विटामिन B12, डी और आयरन हमने बात कर ली। अब अगर किसी को सिंपल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है और सिवियर एंजाइटी है, ठीक है, या किसी भी तौर का स्ट्रेस है, या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी हमारा जो दिमाग का केमिकल बैलेंस है वो इतना आउट होगा कि हमारी जो नींद होगी वो फ्रैक्शनेटेड होगी। वही बात है, माइक्रो अवेकनिंग्स होंगी और पता नहीं चलेगा। तो सिर्फ आपका ये नहीं कि कोई बीमारी हो, आपको अगर सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है ना कोई, यानी मेंटल कोई किसी भी वजह से डिप्रेशन है, तो आप नेक्स्ट टाइम, डिप्रेशन वालों का ये होता है अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं हो और डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज ऑल्सो अ बीमारी ना, तो अगर आपको साइकोलॉजिकल बीमारी, तो सबसे पहले जो खवातीन या कोई भी कंप्लेन करता है कि सुबह उठते ही साथ सर में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब पूरा हेडेक, ठीक है, और ये कंधों में दर्द,
ये वाला दर्द, यहाँ दर्द, ठीक है, ये जो एक है ना कि हमें बस ऐसा लगता है बोझ है, थकान है, ये डिप्रेशन की अलामत है कि आप सुबह उठते ही साथ आपको ऐसा लगेगा जी मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है और मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो इसके लिए भी आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, या जो स्ट्रेसर आपकी जिंदगी में है, हर एक की जिंदगी में अलग अलग स्ट्रेसर होता है। जी जी। खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो गई खानदान में, कोई दूर है, कोई किसी को बहन याद आ रही है, किसी को भाई याद आ रहा है, होता है ना हर खातून के साथ अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली इश्यूज है, हस्बैंड के साथ इश्यूज है, तो वो सेटल करने की जरूरत है, वरना ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में डेवलप हो जाता है। सही। अच्छा, अब हाँ, ये सारे कॉजेज हैं। ये आपने एक तो जनरल पैथोलॉजी की बात की, फिर ये सारे कॉजेज आ गए कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, उसकी वजह से वो फिर सिंड्रोम में तब्दील हो गया। डॉक्टर नज़र शकील, मैं ये हमें बताइएगा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर किसी को क्रॉनिक जो है वो कोई डिजीज़ बन गई है इस सिंड्रोम की वजह से, अगर कोई वाकई डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको बाहर कैसे आना है? क्योंकि ये चीज़ें तो हो गई, डैमेज हैज़ बीन डन, बट नाउ व्हाट? अच्छा, सबसे पहली बात कि चाहे फिजियोलॉजिकल हो चाहे पैथोलॉजिकल हो, ठीक है, कोई बीमारी है या बीमारी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉक, और रात की वॉक। अगर आप खाने के 1 से 1.5 घंटे रात का खाना अर्ली खाएं, क्योंकि कुछ लोगों को गेस्ट्राइटिस होता है, यहाँ तक खाना हो रहा होता है, वो सो जाते हैं, इसलिए भी नींद देर से लगती है। तो अपनी हैबिट को, लाइफस्टाइल को चेंज करें। वॉक, जब आप वॉक करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ओवरऑल जिस्म में बेहतर होती है, ठीक है। तो जो पैर आपके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इसमें सारी चीजें कवर हो रही है वॉक से, ठीक है। आपका शुगर लेवल भी कवर हो रहा है, ठीक है। आपकी जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह से जो आपकी शरीयानों में ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही है, तो आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी बेहतर हो रहा है। अच्छा, जो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था वो भी बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आधे घंटे की वॉक, लेकिन फौरन खाना खाने की नहीं। आप खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, रात को मौसम भी आजकल रात को ही बेहतर हो रहा है, जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल। आजकल रात की एक वॉक आधा घंटा जरूर करनी है, क्योंकि ये एक रेमेडी, ठीक है। फिर अपना एक आयरन लेवल, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक सीबीसी, फेरेटिन, आयरन, टीआईबीसी, ठीक है, डॉक्टर को दिखा के जरूर करवाएं और आयरन रिप्लेसमेंट शुरू करें। इट्स अ मैजिक, जैसे ही आयरन खाएंगे, आयरन आईवी लेंगे, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो आपका वो ये सारे इफेक्ट बेहतर हो जाएंगे। विटामिन डी को पूरा करें, B12 को पूरा करें। अच्छा, डायबिटिक्स के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो वो रात को जब भी उनकी आंख खुले या उनको ऐसा महसूस हो, या उनका जो केयर गिवर्स हैं, घर के लोग हैं, वो रात के 3 बजे, 2 से 3 बजे के दरमियान उनकी शुगर जरूर चेक करें। बिलाशक उनको उठा के चेक करें आप एक दफा कि इनकी शुगर क्या रहती है रात के। अगर वो लो हो रही है तो उनकी दवा को एडजस्ट करवाने की जरूरत है, उनकी इंसुलिन को एडजस्ट करवाने की जरूरत है। और इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आपका डॉक्टर, अभी आप नहीं गए डॉक्टर के पास, तो आपने अगर 8 बजे, कुछ लोग बहुत जैसे बूढ़े अफराद बड़े पर्टिकुलर होते हैं, 8 बजे खाना खा लिया उन्होंने और 10 बजे सो गए। अच्छा, उनको नहीं पता रात के 2 से 3 बजे उनकी शुगर लो हो रही है, तो ऐसे लोगों को रात 10 बजे 11 बजे जिस वक्त वो सो रहे हैं, कोई एक सप्लीमेंट, जैसे बहुत सारे आते हैं डायबिटिक सप्लीमेंट्स आते हैं, या दूध ले लिया, या एक फ्रूट खा लिया, ठीक है, या एक दही का प्याला ले लिया, मतलब कुछ 12 बजे 11 बजे खा के। बिल्कुल डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज कंफर्म कीजिएगा, आप वॉक का जिक्र कर रही थी, इसमें वेरिकोज वेन वाला मसला भी हल हो सकता है क्या? नहीं, वेरिकोज वेन इज टोटली डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। उसके लिए तो फिर हमारे पास मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। क्योंकि उसमें लोग कहते हैं ना कि नहीं, अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है, तो वो वाला भी इशू सॉल्व हो सकता है, इसलिए मैंने कहा ऐड ऑन कर लूं। बाकी पेन सॉल्व हो सकता है, पेन किसी हद तक वॉक से सॉल्व हो सकता है, लेकिन वेरिकोज वेन इज अ डिफरेंट पैथोलॉजी, तो वो तो आपको फिर वेस्कुलर सर्जन को दिखाना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे कि हम शुगर लेवल अपना जरूर चेक करें और कुछ खा के सोएं। मीठा खाना जरूरी नहीं है, मगर 11-12 बजे जब आपकी नींद लगने वाली हो, उस वक्त आपने एक फ्रूट खा के सो जाना है या दूध पी के सोना है, ताकि आपकी शुगर लो ना हो बीच में। वाले अपना थायराइड चेक कराएं। स्ट्रेस वाले अगेन वॉक, साइकोलॉजिकल हेल्प, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प, लोगों की जो उनके दरमियान है वो उनकी हेल्प करें ऑब्वियसली, कि ये स्ट्रेस से निकले। दूसरा ये कि डीप ब्रीदिंग, सोने से पहले डीप ब्रीदिंग, 4 सेकेंड्स इन, 6 सेकेंड्स आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 दफा आप डीप ब्रीदिंग, योगा विल हेल्प यू अलॉट। और नहीं तो आप साइकियाट्रिस्ट को एक दफा दिखाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, स्क्रॉलिंग कम करें।
स्क्रॉलिंग कम करें, यही तो मेन ये चीज जो प्रॉब्लम है, है। ये मेन प्रॉब्लम है, हम सब यही की मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, बिल्कुल। अच्छा, इसको भी कम करने के तरीके ये हैं कि जब आपका ख्याल आए, आप एक तो हाँ मोबाइल को इस तरह से पकड़ें, आप इस तरह से ना पकड़ें कि आप स्क्रॉलिंग कर सकें, हाँ, ठीक है? सही। आप ऐसे पकड़ें ताकि आपका हाथ थक जाए, हाँ ठीक है? हाँ दूसरा दूसरा ये कि जो है ना, आप ये तय कर लें कि भाई सोते वक्त मुझे अपना मोबाइल जो है ना दूर रखना है, ठीक है? किसी और कमरे में रखना है या अपने बेड से बहुत दूर रखना है। राइट। जब मोबाइल का ख्याल आए ना, जब आपने डीप ब्रीदिंग शुरू कर देनी है, ठीक है? या आपने दैट्स टीवी ग्रेट लगा लेना है, टिप जी। टीवी लगा लेना। इवन अगर आपके कमरे में टीवी है तो आप टीवी लगा, क्योंकि उसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आप हाँ दूर से देख रहे हैं, ठीक हाँ, है? और सही। मोबाइल आप बहुत करीब से देख रहे हैं। पहले हम टीवी को भी मना करते थे, हाँ हम उसको रिप्लेसमेंट दे रहे हाँ। हैं। डॉक्टर, सोने से पहले सिगरेट स्मोकिंग और चाय कॉफी का इस्तेमाल 7 बजे के बाद नहीं करें, सही वो ज्यादा बेहतर। जी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आप स्क्रॉलिंग का बतानी है तो मुझे ये बताइएगा, शॉर्टली बताइएगा कि स्क्रॉलिंग के साइड इफेक्ट्स क्या हैं वैसे? ये ठीक है, इसका ताल्लुक आपके ब्रेन से तो है, लेकिन होता क्या है, ताकि लोगों को पता चल जाए जल्दी से ना साइड इफेक्ट, जल्दी से बताइएगा। जी जी। से पहले जो 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 रेज और लाइट हाँ आती है ना, हाँ जैसे हाँ मैंने आपको बताया, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर आपकी फ्रैक्शनेटेड और माइक्रो अवेकनिंग्स होती है, सेकंड मिली सेकंड्स के लिए अवेकनिंग्स होती हैं। हाँ। ब्रेन की एक आरईएम स्लीप होती है, एनआरईएम स्लीप होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही। 2 फेजेस होती हैं, वो सही। फेजेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही। जिसकी वजह से दूसरा आपकी आंखें खराब होती है, आंखें खराब आपकी होती हैं, आंखों की मसल ट्विचिंग होती रहती है, बहुत सारे ट्विचिंग लोगों हो की नीचे सकती है, बिल्कुल। चलिए जी, ठीक है? कंक्लूजन वही ये हो है, सकता है। कंक्लूजन ये है कि भाई वॉक करें, कितना भी डीप डिप्रेशन हो, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी यू आर फीलिंग डिप्रेस एंड लो, सो फिर आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, जैसे कि योगा भी आपको इसमें काम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच निदा फॉर योर प्रीशियस टाइम। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करेंगे। वेलकम बैक। एक और अहम टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे। अच्छा, हम बात करेंगे आज बच्चों के हवाले से। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बड़े मासूम होते हैं और हर वालिदैन चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात माने और बड़े अच्छे से जो है उनका ग्रो अप हो और तरबियत भी बड़ी अच्छी हो। लेकिन जब बात आती है ना कि हम उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं या हम उनकी आदतें देखते हैं या हम देखते हैं कि भाई उनकी हैबिट्स क्या हैं और क्या चेंज आ रहा है, तो फिर कुछ पेरेंट्स तो फ़ौरन से समझ जाते हैं कि भाई डाइट की वजह से प्रॉब्लम होगा या फिर उनकी गैदरिंग का प्रॉब्लम होगा या फिर हो सकता है कि उनकी जो रूटीन है, सबसे बड़ा इशू वो होता है कि वो शेड्यूल नहीं बनाते और देर से सोते हैं, रात को देर तक जागना, फिर सुबह जाना, कॉलेज जाना या स्कूल जाना, या फिर जो ग्रोइंग किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो तो ज़ाहिर फिर नहीं जा रहे होते, लेकिन बच्चों में सडन चेंज आना, बच्चों में सडन मेच्योरिटी नज़र आना या बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी अलामात ज़ाहिर होना जिससे पेरेंट्स ये सोचें कि ये किस वजह से है और वो इसको इग्नोर कर दें, ये कितना हार्मफुल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो हिफ्ज़ा मौजूद हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फैसलाबाद से उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम करते हैं उनको शो पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हिफ्ज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। माय नेम इज हफ्सा। अच्छा जी, में अक्सर लोग गलत कहते हैं। अच्छा, योर नेम इज हफ्सा, ओके फाइन हफ्सा, वेलकम टू द शो हफ्सा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अच्छा मी हियर। अफसा, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है आप ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि ग़िज़ा का कितना ताल्लुक़ होता है बच्चों के मूड स्विंग से, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर। थोड़ा सा बताइए, एलिब्रेट कीजिए कि किस तरीके से बच्चों को जो है वो ग्रो अप किया जाए, उनको कौन सी डाइट दी जाए और उनमें जो सडन चेंजेस नज़र आते हैं उसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है वो अर्ली प्यूबर्टी का है। बच्चों में बलोगत जो है वो बहुत जल्दी आ रही है और उसके अलावा जो हार्मोन एक्सपोजर आपने देखा था, इससे पीछे बच्चों में जो हार्मोनल चेंजेस आती थी वो 15-16 इयर्स की एज में आती थी। आजकल बच्चों में वो 9 से 10 साल की उम्र में वो चेंजेस आना शुरू हो गई हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट रोल है ना, वो आपकी डाइट का है और आपके लाइफस्टाइल का है। जैसे जितना ज्यादा नेचर से दूर होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा पैकेट फूड के करीब आते जा रहे हैं, जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड के करीब आते जा रहे हैं, उतने ज्यादा बॉडी में चेंजेस आना जल्दी शुरू हो गए हैं और बच्चों का हार्मोन एक्सपोजर जल्दी शुरू हो गया है।
और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे आजकल अर्ली प्यूबर्टी, जैसे बच्चों के हार्मोनल चेंजेस जरा अर्ली एज से स्टार्ट हो जाते हैं। वो ज़हनी तौर पे अभी बच्चे होते हैं, मेंटल ग्रोथ उनकी जो है वो अभी बच्चों वाली होती है, लेकिन उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और पेरेंट्स को भी इस चीज़ से डील करना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरा ख्याल है कि बीइंग पेरेंट्स, आपको सबसे पहले जैसे ही आपके बच्चे में हार्मोन एक्सपोजर हो रहा है या उसके हार्मोन डेवलप हो रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों से जो है वो ओपन एंडेड इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। और मदर्स को स्पेशली अपनी बेटियों को जो है वो गाइड करना चाहिए, और स्पेशली फादर्स जो हैं अपने बेटों में अगर कोई थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे मुंह पे बाल आ रहे हैं या बॉडी में एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल आ रही है या बॉडी पे कोई हेयर ग्रोथ शुरू हो गई है, तो इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये सडन चेंजेस जो होते हैं, पेरेंट्स इसको देख रहे होते हैं, इस पर गौर कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर देते हैं। तो ये इग्नोर कर रहे होते हैं, तो ये इग्नोरेंस जो है किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है अगर उनसे बात ही नहीं की जाए, अगर उनको बताया नहीं जाए कि भाई पेरेंट्स को पता है कि व्हाट्स द सिचुएशन। सो ये कितना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चे हैं जैसे ही उनकी टीनेज स्टार्ट होती है और उनकी बॉडी में जो है वो हार्मोन एक्सपोजर होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आजकल बात की है कि प्यूबर्टी थोड़ी जल्दी आ रही है, उसमें सबसे पहला रीजन तो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है कि आप लोग इतना अच्छा खाना शाना अपने बच्चों को नहीं दे रहे होते, आपके बच्चे जो है वो जंक बहुत ज्यादा खा रहे हैं। सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। थर्ड जो है वो मोबाइल स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो बच्चे हार्मोन थोड़ा जल्दी डेवलप कर रहे होते हैं। और आप देखिए स्पेसिफिक टीन एजेस में, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो अभी बच्चों वाला है लेकिन उनकी बॉडी में चेंजेस है, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि टीनेज बॉयज हैं वो बदतमीज हो गए हैं, हमें लग रहा होता है कि वो हमें चिड़चिड़े होकर जवाब दे रहे हैं या वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। तो उसका सबसे पहला रीजन यही होता है कि बच्चों में जब हार्मोन एक्सपोजर स्टार्ट होता है तो उनका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मेंटली तौर पे भी बच्चे और उनको उन चीजों की समझ नहीं आ रही। बेटियां जो है वो थोड़ी मैं कहती हूँ कि सबमिसिव होती हैं, वो अगर अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करती लेकिन उनके मूड में भी चेंजेस आती हैं, डिफरेंट किस्म की जो है वो आप चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। तो आप जो है अगर आपके बच्चे 8 to 10 इयर्स में हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो उनमें जब जैसे ही हार्मोन एक्सपोजर हो रहा है उसमें सबसे पहले तो ये, अगर आपकी बच्चियां ज्यादा मेकअप का एक्सपोजर उनका ज्यादा है या प्रोडक्ट्स ज्यादा इस्तेमाल करती हैं या बहुत ज्यादा परफ्यूम्स या बहुत ज्यादा जो है वो हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं, तो उनमें हार्मोन एक्सपोजर जो है वो जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी में फेक एस्ट्रोजन बनाती हैं जिन्हें हम जीनोएस्ट्रोजन कहते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चियों का हार्मोन एक्सपोजर थोड़ा जल्दी हो जाता है और उनकी बॉडी में जल्दी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग में, जैसे मेरी बेटियां माशाल्लाह से 8 साल की हैं, ट्विन्स हैं, तो मैंने उनसे अब डिस्कस करना शुरू कर दिया कि बेटा आपने ये चीजें जो है अब यूज नहीं करनी, आपने मामा की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी, आपने कोई खुशबू वाला जो है वो फेस वॉश नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि आपकी बॉडी में अब हार्मोन एक्सपोजर होना शुरू हो गया है और आपकी फिर ग्रोथ नहीं होगी। जितनी जल्दी बच्चों में हार्मोन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है उतनी जल्दी उनकी ग्रोथ प्लेट स्टॉप होना शुरू हो जाती है। हाइट क्योंकि जेनेटिक्स के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रिएक्शन होता है कि आपके जो बच्चे हैं उनमें जितनी जल्दी हार्मोन डेवलप हो जाएंगे उतनी जल्दी उनकी हाइट स्टॉप होने का खतरा होता है। हाइट स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है। और आपने देखा भी होगा, और अगर स्टैट्स भी हम देखें तो उसमें बहुत सारे आपके खुद के पास भी क्लाइंट्स आते होंगे, वो ये कहते होंगे कि जी बच्चों की हाइट जो है वो नहीं बढ़ रही है, कद नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल उसकी यही वजूहत होती है कि वो जिस तरह से उनका लाइफस्टाइल होता है या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या ये जल्दी हो गया ना बॉडी में, मतलब वही जो हार्मोन 16-17 में जाके डेवलप होने थे वही हार्मोन आपका बच्चा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जंक का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, जल्दी मोटापा उसको आ गया है, जल्दी उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करी, उसकी बॉडी में हेल्दी फूड नहीं है ना, पार फूड नहीं है कि आप वो फूड इनटेक नहीं है, उस तरह से आप लंच नहीं कर रहे, उस तरह से आप डिनर नहीं कर रहे, फिर आप जो सुपर टाइम है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लड़कियां भी बहुत ज्यादा इन नहीं होती हैं, लड़के भी बहुत ज्यादा इन नहीं होते। आजकल रूटीन है, जैसे आपने देखा है, मतलब मेरी भी कॉलोनी में शाम को मेरे बच्चे कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि बेटे अब आप बाहर खेलें, मतलब 2 से 3 घंटे के लिए मैं उनको कहती हूँ कि गो एंड प्ले आउटसाइड। तो किसी के भी बच्चे बाहर नहीं आते, बच्चे पार्क में जाते हैं, बोर होते हैं, खुद ही आपस में खेल के वापस आ जाते हैं। ट्रेंड ही नहीं है, बच्चे स्क्रीन लेके बैठ जाते हैं, और ये इतना गंदा नशा है ना जो आपके बच्चों की स्क्रीन का है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये 3 स्टेप्स, बीइंग मदर, आप अगर बेबी गर्ल की माँ है तो आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। अगर आपकी बच्ची 6 से 7 साल की है
सबसे पहले तो उसका बाहर का फूड बंद करवा दें, जितना जल्दी हो सके उसको जितना भी प्रोसेस फूड है आपने कम देना है। हाँ। नंबर 2 कि उसकी स्क्रीन लिमिटेड करवाएं, क्योंकि बहुत सारी स्क्रीन पे ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं जाके मेंटली इफेक्ट कर रही होती हैं और उनका हार्मोन एक्सपोजर हो रहा होता है, उनमें जल्दी प्यूबर्टी और मेच्योरिटी डेवलप हो रही होती है। नंबर ये कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजे, जितना ज्यादा वो फिजिकली एक्टिव होंगे, नेचर के साथ उनका ताल्लुक होगा, उनका हार्मोन एक्सपोजर बेहतर होगा, उसमें उनके अपने हार्मोन भी अच्छे होंगे और थोड़ा सा लेट डेवलप होंगे, जाके अर्ली प्यूबर्टी नहीं आएगी और बच्चियों की ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी होगी। और फोर्थ, बच्चों में जो है ना वो एक कैथारसिस होता है, बाहर खेलने से वो निकलता है। वो बच्चे इस रिसर्च इस चीज को इम्प्रूव करती है कि वो बच्चे जो बाहर जाके खेलते हैं, जो प्रॉपर जिनकी फिजिकल एक्टिविटी है, उनमें एग्रेसिव होना कम है, वो कम एग्रेसिव होते हैं, वो कम चिड़चिड़े होते हैं एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं और इनसाइड रहते हैं, उनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है और बच्चे चिड़चिड़े भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आपने एग्रेशन की बात की, स्क्रीन टाइम की बात की, इसको किस तरीके से डिजिटल डिटॉक्स किया जाए, स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जाए ये बताएं, और बच्चों को किस तरह से नेचुरल तरीक़ों से के ऊपर लेके आया जाए कि उनकी रूटीन भी बेहतर हो जाए और वो ऑर्गेनिक लाइफ का एटलीस्ट वो मज़ा तो उठाएं जो मज़ा हम लोगों ने उठाया। उनके पास ऑर्गेनिक लाइफ नहीं है, वो शायद वो फ्रेंड्स नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है। इंस्टाग्राम की रील पर आप बहुत सारी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप जाकर खुद ना देखें, खुद एक्सपीरियंस नहीं करें, तो शायद आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ता भी नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ देखकर जो है वो खाली ये ज्यूम कर लेना कि यहाँ सब कुछ ऐसे ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो बच्चों को ऑर्गेनिक लाइफ देने के लिए पेरेंट्स क्या करें? सबसे पहले तो मेरा इख्तिलाफ आजकल की मदर्स के साथ है। मैंने एक दो पहले भी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस डाली तो मुझे ट्रोल किया गया, तो मेरा सबसे पहला इख्तिलाफ माओ के साथ है। माओ की अपनी रूटीन खराब है। आप यकीन करिए, मैंने ऐसी मदर्स भी देखी हैं कि रात को 2-2 बजे तक बच्चों को जगाती हैं। मैंने अगर पूछा कि आप क्यों बच्चों को जगा रही हैं, तो उनका कहना ये क्योंकि हमने लेट सोना है और सुबह लेट उठना है, बच्चा भी साथ से रहेगा। आप उसकी शुरू से ही डेवलपमेंट खराब कर रहे हैं। अब आप देखिए, बच्चा रात को 12 से 1 बजे सोया है और वो सुबह अगर 6 बजे स्कूल जाने के लिए उठ भी रहा है, तो वो स्कूल में जाके क्या परफॉर्म करेगा, क्या उसकी मेंटल डेवलपमेंट होगी। सेकंड, आपने सबसे पहले तो अपनी रूटीन ठीक करनी है, कोशिश करनी है। आपको पता है कि अगर आप 10 बजे से पहले रात को सोते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से बॉडी में एक हमारा जो मुदाफियाती निजाम है तब वो एक्टिव होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी रिकवरी होनी है, हमें जितने भी मेदे ने रिकवर करना है अपने आप को, निजाम ने रिकवर करना है, हमारे ब्रेन ने रिकवर करना है, हमारे हार्ट ने, तो वो स्पेसिफिक आवर्स अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाए हैं कि आप उस टाइम सोएं और आपकी बॉडी में वो रिकवरी हो रही हो। सबसे पहले तो पेरेंट्स अपनी रूटीन ठीक करें, और अगर अपनी रूटीन थोड़ी सी खराब भी है या कोई मजबूरियां इस तरह की है, जैसे कुछ मेल्स हैं उनका बिजनेस इस तरह का है, तो आप अपने बच्चों को आदत डालें कि वो रात के पहले सोना शुरू करें। आपने अपने बच्चों को रात को जल्दी सुलाना है और सुबह जल्दी उठाना है। 2-3 दिन आप अपने बच्चों को रात को जल्दी सुला के सुबह जल्दी उठाएंगे ना, उनकी रूटीन बन जाएगी। और जैसे ही आपका बच्चा जल्दी सो के उठेगा ना, तो आपका बच्चा नाश्ता भी करेगा। 70% माओ की ये कंप्लेन होती है कि सुबह बच्चा नाश्ता नहीं करता स्कूल जाते हुए। उसकी सबसे पहली रीजन यही होती है कि बच्चा रात को लेट सोया, सुबह बिल्कुल 10-15 मिनट पहले स्कूल जाने से उठा तो उसको नौजिया वाली फीलिंग है, वॉमिट वाली है, और उस टाइम माएँ डिफरेंट किस्म के चॉकलेट पाउडर्स बस दूध में मिला के उनको पिला के स्कूल में भेज देती हैं और सोचती है कि ये बहुत है। वहां से भी उनकी मेंटल डेवलपमेंट खराब हुई। आपने सुबह सुबह उनको इतनी सारी कार्बोहाइड्रेट्स दे दी, इतनी सारी शुगर्स दे दी। उसके बाद आपने देखा है कि बहुत ज्यादा बच्चों का ये एक्सपोजर है कि स्कूल से आए आते ही सो जाएंगे, और वो सारी शाम जिस टाइम हमने खेलना था, जिस टाइम पे हमने अपने बच्चों को बाहर की एक्टिविटीज दिखानी थी, और जिस टाइम हम खेलते थे और नेचर को जो है वो एक्सप्लोर करते थे, उस टाइम पे बच्चे सो रहे बिल्कुल हफ्सा, बिल्कुल हफ्सा, बात वही है कि आपने जो एक्सपोजर है अपने बच्चों को किस तरह से देना है ऑर्गेनिक वे में। असल सवाल यही है, क्योंकि इसके लिए पेरेंट्स को जो है ना थोड़ा सा अगर सख्ती का मुजाहरा करना पड़े तो करना चाहिए। हमें यही चाहिए, जितने भी ख़वातीन सुन रही हैं वो ये सुने कि वालदा का ना बच्चों की ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो रूटीन बनाना बड़ा ज़रूरी है। अभी हफ्सा जो है वो ये कह रही थी कि अपनी रूटीन के साथ बच्चों की रूटीन मैच करते हैं, उनको अपनी वजह से देर से सुलाते हैं कि जी सुबह भी हमने भी देर तक सोना है, तो ये भी जो है वो जागते रहे। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों के लाइफस्टाइल पर कि क्यों इतना ज़्यादा वो अर्ली मैच्योर नज़र आने लगते हैं। मासूम बच्चे होते हैं और बच्चे ना इसीलिए प्यारे लगते हैं कि उनके अंदर बड़ी मासूमियत होती है। हफ्सा, बच्चे मासूम होते हैं, उनका जो पूरी एक बचपन और फिर वो जो सारा उनका जो ग्रोइंग मेमोरीज होती हैं वो वालिदैन देख रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने उनको बढ़ता हुआ, लेकिन उसमें जब चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो फ़ौरन से पॉइंट आउट करना कितना ज़रूरी है। कैसे पता लगेगा कि बच्चे में जो है इंस्टेंट ये चेंज आया है? क्या उसकी कोई सर्टन जो है वो अलामात होती हैं, क्या कोई साइन एंड सिम्टम होते हैं, या बच्चे जो है इनवाइंग हो जाते हैं, देर से सोते हैं, बदतमीज़ी करते हैं? पेरेंट्स पता कैसे लगाएं कि हो क्या रहा है? अच्छा जी, बच्चियों में जो है वो सबसे पहले 2 से 3 चेंजिंग स्टार्ट होंगी। अगर आप मम्मा हैं, बेटियों की मामा हैं, उनमें थोड़ा सा जो है वो अंडर आर्म हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और सेकंड उनको अंडर आर्म स्वेटिंग बेटियों को जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ साथ बच्चियों में जो है वो अर्ली ब्रेस्ट डेवलपमेंट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चियां जंक फूड ज़्यादा खा रही होती हैं या जिनको थोड़ी सी जल्दी ओबेसिटी आ जाती है। थर्ड, सम टाइम बच्चियों का ये अपर लिप्स और चिन एरिया डार्क होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपर पिगमेंटेड एरिया। यहाँ पे बच्चियों को जो है वो डार्कनेस आना शुरू हो जाती है। इन तीनों बातों का मतलब, और स्पेसिफिक बॉडी में से एक स्मेल आना, इन सारी बातों का मतलब ये है कि बच्चियों में हार्मोन एक्सपोजर स्टार्ट हो गया है। आपने किसी के सामने भी बच्चे को पॉइंट आउट नहीं करना, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस इससे खराब होता है। आप अपने बच्चे को लेके बैठे, अगर मदर या फादर जो भी बच्ची के साथ अटैच है वो उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करे और बच्चे को समझाए कि बेटा अगर आप चाहते हो आपकी अच्छी ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हो, जैसे मेरी बेटियां हैं उनको एथलीट बनने का बहुत शौक है, तो मैं उनको यही हर वक्त समझाती हूँ कि बेटे आप जितना ज्यादा नेचर के करीब रहोगे आपकी बॉडी उतनी अच्छी डेवलप करेगी, आपकी हाइट निकलेगी, आप जल्दी से स्पोर्ट्स में चले जाओगे। और बॉयज में जो चेंजेस आना स्टार्ट होती हैं, एक तो हल्की सी बॉयज की आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। सेकंड, उनमें भी थोड़ी सी हेयर ग्रोथ, जैसे आपको हल्की सी मूछें निकलती बच्चों की, बेटों की स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। थर्ड, एकदम से जो है वो उनकी ग्रोथ बढ़ती है, एकदम से थोड़ी सी हाइट निकलेगी। और फोर्थ, उनकी भी बॉडी में से एक स्पेसिफिक बॉयज में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो उनमें हार्मोन एक्सपोजर स्टार्ट हो गया है। तो आपने जैसे ही अपने बच्चों में ये चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं, इसके साथ साथ जैसे ही बच्चों में थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो ब्रेन में भी चेंजेस आना शुरू होते हैं। उस टाइम पे आपका बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। मे बी वो आपको बातों पे पहले ना जवाब दे रहा हो, अब वो आपसे बहस भी करेगा, बातों पे भी आपको जवाब देगा। और आप अगर अपने बच्चे के बिहेवियर में भी चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इनका हार्मोन एक्सपोजर स्टार्ट हो गया है या इनकी बॉडी हार्मोन डेवलप कर रही है। तब आपने बैठ के बीइंग पेरेंट अपने बच्चों से बात करनी है और उनको अकेले बिठा के उनको कंफर्टेबल करके और उसके बाद उनसे ये बातें सारी डिस्कस करनी है। और इन हार्मोन एक्सपोजर्स को और इन हार्मोनल चेंजेस को जो है वो प्रॉपर अपने बच्चों को आपने गाइड करना है कि बेटा ये अब आपकी बॉडी में चेंजेस आनी है और आपने इन चेंजेस को इस तरह से डील करना है। मेरा ख्याल है कि बीइंग हमने जैसे देसी या एशियंस इन चीजों को बड़ा सोशल टैबूज बना लिए हैं कि हम अपने बच्चों से इन टॉपिक पे बात नहीं करते, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं कहती हूँ वही बात जो बच्चे को कहीं बाहर से या स्कूल में या किसी फ्रेंड ने बतानी है ना, और वो डिसअपॉइंट हो और सुन के उस चीज को एक्सेप्ट ना करे, तो उसको हर बात आप घर पे बताएं। मैंने अपने चारों बच्चों से हमेशा हर बात उनके पास बिठा के घर में उनसे हम डिस्कस करते हैं। तो अगर ये पेरेंट्स ये वाला तरीका अपनाते हैं ना तो ये बहुत मजे का तरीका है और आपके बच्चे जो है ना, इससे एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और दूसरा बहुत अच्छे जो है ना कॉन्फिडेंट इंसान बन के सामने आपके आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। सही, ये तो आपने जेनेरिक साइन एंड सिम्टम बता दिए कि बज़ाहिर ये साइन एंड सिम्टम होते हैं। अब आ जाते हैं उसके कॉजेज पर। फूड इनटेक कितना काउंट करता है बच्चों की हाइट से रिलेटेड? डाइट में क्या देना चाहिए? लंच बॉक्स में क्या बना के देना चाहिए? जहाँ पर सोने की रूटीन है वहाँ पर खाने पीने की किस तरह से रूटीन मेंटेन की जाए? बहुत आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। सबसे पहले तो हाइट एक जेनेटिक है कि आपको विरासत में जितना कर मिला है, लेकिन उस विरासत में भी जितना है आप उस मैक्सिमम लिमिट तक, मैक्सिमम टेंडेंसी तक जा सकते हैं। डाइट का सबसे बड़ा रोल है, मैंने पहले बताया कि अपने बच्चों को रात को टाइम से सुलाएं, सुबह थोड़ा सा स्कूल जाने से पहले 1 घंटा पहले उठाएं और आप अपने बच्चे को हल्की सी वॉक या एक्सरसाइज उस टाइम करवाएं और उसको प्रॉपर घर का बना हुआ नाश्ता, नंबर 1 पराठा अंडा खिलाएं। सबसे अच्छा नाश्ता है आपके बच्चों के लिए।
पराठा दही खिलाएं। हाँ, पराठा अंडा खिलाएं, पराठा दही खिलाएं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं खाते, हम भी नहीं खाते थे, मैं अभी भी अम्मी को कहती हूँ मुझे पराठा नहीं खाना है, तो क्या ऑल्टरनेट फूड क्या है? अच्छा, उसमें आप ओट्स खा सकते हैं, आप अपने बच्चों को दलिया बना के दें, जौ का दलिया बना के दें। नहीं खाना, आप अपने बच्चे को चीज ऑमलेट और अंडों का ऑमलेट चीज मिक्स करके बच्चे शौक से खा जाते हैं। अगर आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है, आप अपने बच्चे को ब्रेड खिला सकते हैं। आपके बच्चे के कार्बोहाइड्रेट्स भी जाने चाहिए। इसके अलावा अगर वो भी नहीं आपका खाने का दिल, आपने चॉकलेट पाउडर डिफरेंट किस्म के अपने बच्चों को दूध में मिला के नहीं देने, आपने नट्स का पाउडर, सारे नट्स, फूल मखाने, उसको चने, इसको मिक्स करके ग्राइंड करके रखें। ये वाला पाउडर अगर आपका बच्चा दूध में मिला के साथ कोई भी फल मिला दे, मैंगो मिला दे, बनाना मिला दे, नट्स वाला पाउडर मिला के उसको मिल्क शेक बना के कम से कम उसको 600 से 700 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट करवा के भेजें। और अपने बच्चे को लंच बॉक्स में भी कोशिश करें कि नेचुरल चीजें, 2 चीजें तो आपने अपने बच्चे की रूटीन बनानी है ना। लंच बॉक्स में 2 पोर्शन, एक तो फ्रूट का पोर्शन, जो फ्रूट आपके बच्चे को पसंद है, एक वेजिटेबल का पोर्शन, कुकम्बर, खीरे हैं, गाजरें हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। उनको डिफरेंट शेप्स आजकल मार्केट से मिलती हैं, वो वाली शेप्स लेके आए। छोटे बच्चे हैं तो कोई शेप्स में कट करके दे। फ्रूट और सब्जियों का एक पोर्शन आपने लाजमी देना है, और दूसरा एक नट्स का पोर्शन, उसमें आप बादाम दे रहे हैं, अखरोट दे रहे हैं, काजू दे रहे हैं। अगर आप ये अफोर्ड नहीं करते, आप भुने हुए काले चने दे दें, वो बहुत सस्ते मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने बच्चों को एक नट्स का पोर्शन लाजमी दें। उसके साथ मेन मील में आप कोशिश करें कि फ्रोजन और प्रोसेस्ड अपने बच्चों को ना दें, जान ना छुड़वाएं। वो प्रोसेस्ड फूड सही। हाँ, चावल दे दें, रोटी का रैप बना के दे दें, कोई शामिया घर पे बना के दे दें, कोई चपली कबाब दे दें, कोई चिकन या मीट स्टीम करके आप अपने बच्चे को दे दें। सालन रोटी पे आप अपने बच्चे को लेके आए, जो कि बेस्ट लंच बॉक्स है। और दोपहर के आपके बच्चे आते हैं तो घर का खाना खिलाएं। तो सबसे पहले, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। इवनिंग में आपका बच्चा बाहर खेल के आता है, आप उसको मिल्क शेक दें, आप उसको डिफरेंट किस्म के फलों की स्मूदी या प्यूरी बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं। और डिनर टाइम पे करवाएं। 7 से 8 बजे के दरमियान जो बच्चे डिनर करते हैं उनमें मोटापा कम आता है, उनके जिगर पे चर्बी आती है। आपको पता है आजकल इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, छोटे बच्चे 10-10 साल के फैटी लिवर के साथ आ रहे हैं, जिगर के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल कि जी, अब ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चे लेट सुनने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, हाँ, लेट नाइट तक खाते हैं, रात के 10-10 बजे तक बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स आ रही हैं, मिडनाइट डील्स आ रही हैं, जिसकी वजह से लिवर में इतना फैट बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स भी खराब हो रहे हैं, दिल की बीमारियां भी बहुत ज्यादा आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो है वो छोटे छोटे बच्चों में शुगर की बीमारी इतनी कॉमन हो गई है, टाइप 2 डायबिटीज, और इसके साथ साथ दिल की बीमारी। मैंने लेटेस्ट जो केस रिपोर्ट हुआ देखा, 13 साल का बच्चा जिसको हार्ट फेलियर हुआ है, हार्ट अटैक आया है, और उसकी रीजन जो है वो उसका मोटापा था। तो आपने कोशिश करें कि अपने बच्चों की रूटीन थोड़ी सी सेटल करवाएं। 7 से 8 बजे उसको घर का खाना रात का खिला दें, घर पे अच्छा खाना बना के खिला दें कि बच्चे को बाहर की क्रेविंग ना हो, और रात को उसको सोते हुए दूध दें। ये उसके बच्चे के लिए बेस्ट रूटीन है। बच्चों की केयर करें, बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं और उनको जल्दी डिनर करा के जल्दी सुलाएं। और सुबह 5 AM, यानी कि जो अब बहुत फेमस हो रहा है ना कि जी 5 AM जो है, अगर आप उठते हैं तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। जिस तरह से हम फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं, तो बेस्ट यही है कि आप इशा की नमाज़ के बाद अपने बच्चों को कहें कि वो सो जाएं और फिर फजर की नमाज़ पे उठें। तो ये परफेक्ट रूटीन है, परफेक्ट रूटीन है। केयर करनी चाहिए और उनकी डाइट का ख्याल रखनी चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ उनको लेकर आएँ, उन्हें बताएं और उनको ये समझाएं कि ये उनके लिए कितना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच हफ्सा फॉर योर टाइम। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक था, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनालिटी से। वेलकम बैक। स्किन केयर के हवाले से बात करेंगे। अब स्किन केयर की जब हम बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है लोगों को पता होता है कि फिर हम कोई रेमेडी आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं या आपको मिलवाने जा रहे हैं हर्बलिस्ट से, या फिर हमारे साथ कोई डर्मेटोलॉजिस्ट होंगी। तो आज हमारे साथ उमेरा हैं जिनसे हम बात करेंगे कि स्किन की केयर कैसे की जाए। और स्पेशली आज जो हम फोकस करेंगे ना, वो हम फोकस करेंगे हाथों पे, पैरों पर, कि आप घर बैठे कैसे अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। घर बैठे आप अपनी टैन स्किन को जो है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। और मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ टोटके भी बता रहे होते हैं, रेमेडी भी बता रहे होते हैं, लेकिन घर बैठे अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कैसे किया जाए ये जानते हैं हुमैरा से। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हुमैरा, आज हम फोकस कर रहे हैं कि जी हाथों और पैरों को कैसे खूबसूरत रखा जाए, कैसे उनकी केयर की जाए, घर पर मैनिक्योर पेडिक्योर कैसे किया जाए। तो ये ज़रा हमारे साथ में आज शेयर कीजिए, और जो आप हमें बताने जा रही हैं रेमेडी, उसके फ़ायदे भी बताती जाइएगा।
जी। देखो, बालों का ये होता है कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में खासकर अलमिया ये है कि सिर्फ फेस को फोकस किया जाता है कि गोरा हो जाए, गोरा हो जाए और गोरा हो जाए। इसके अलावा कोई तीसरी चीज समझ में नहीं आती है। हाँ। आजकल तो लोग बहुत सारी और जदीद जो है टेक्नोलॉजी की तरफ भी चले गए हैं कि हमने स्किन को किस तरह टाइट रखना है, लेकिन ये बहुत महंगे प्रोसीजर्स हैं। अब घर बैठे जो टीवी देखने वाला तबका होता है ना, जो हमारी स्क्रीन पे होता है, वो अक्सर ये सोच रहा होता है कि कोई हमें छोटा मोटा ऐसी चीज बता दी जाए जो घर बैठ के हम आसानी से इसको अवेल कर सके। और वो वही तबका होता है जो आमतौर पे जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, या हम जैसे लोग होते हैं। हम भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम भी टोटकों पे, भाई मैं भी टोटके ही अपनाती हूँ, मैं अपने टोटकों से ही चल रही हूँ। तो टोटके से अगर आपका फायदा हो रहा है तो क्यों ना उसको अवेल किया जाए, क्यों अपने पैसे बर्बाद किए जाए। मेरा कहना ये है, ठीक है ना। बाद औक़ात हम फेस को फोकस कर रहे होते हैं लेकिन हाथों पैरों को भूल जाते हैं। हाँ। और उमूमन जो सुनने वाला देखने वाला होता है ना, सबसे पहले मेरी तो नजर पड़ती है, सबसे पहले आपके हाथ और पैरों पे नजर पड़ती है। हाँ। तो वो यही सोचता है कि इसने सारा फोकस तो फेस पे किया हुआ है, और मतलब हाथ पैर से गंदा लगता है एक तरीके से ना, कि हाथ पैर आपके गंदे हैं। तो हाथों और पैरों को सही करने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी। और मैनिक्योर पेडिक्योर एक महंगा प्रोसीजर बाहर है। महंगा क्या है, अगर सस्ते से सस्ते सैलून में भी चले जाएं तो एक पेडिक्योर जो है वो 1500 में होता है। 1500 और मैनिक्योर भी तकरीबन इतने। बस तो फिर आप हमें बताइए कि मैनिक्योर पेडिक्योर घर बैठे खुद कैसे किया जाए। देखो, सबसे पहले तो कुछ चीजें मैंने यहाँ रखी हुई है। अगर आपने अपने हाथों को चमकाना है, आपने एक लेमन लिया। ओके, अच्छा जी, लेमन ले लिया। फिर उसके बाद जो है अब हुमैरा को हम रिकनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप घर बैठे मैनिक्योर पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपको अगर अपनी स्किन का ख्याल रखना है ना, तो सबसे पहले आप अपनी स्किन टाइप पता कीजिए, उसके बाद आप जो भी चीज़ें अप्लाई करते हैं वो लगाया करें। कुछ लोग होते हैं उनको लेमन सूट नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी अगर हम बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल करते हैं या हम बहुत ज़्यादा जो है वो बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म का स्किन टेक्सचर भी होता है। तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करती हूँ और हमेशा मैं ये सजेस्ट करती रहूँगी कि जब भी आप कोई डर्मा से रिलेटेड प्रोडक्ट लें या फिर आप कोई रेमेडी या टोटका करने जा रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले पैच टेस्ट कीजिए। यानी अगर आपने ये सोचा है कि आप अपनी स्किन के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं, बिफोर 1 डे आपने पैच टेस्ट करना है ताकि आपको उसका रिज़ल्ट 2 घंटे से ज़्यादा में मिल जाए। कुछ ऐसे जो है वो चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स या अज्जा होते हैं जो कि 12 घंटे बाद रिएक्ट करना शुरू होते हैं। मतलब आपने आज अगर कोई रेमेडी की है तो कल अगर उसका साइड इफ़ेक्ट होना है तो वो आपकी स्किन इन्फ्लेमेटेड नज़र आएगी, रेड नज़र आएगी, या उसमें पहले से इरिटेशन शुरू हो जाएगी, इचिंग शुरू हो जाएगी। तो कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले 12 घंटे पहले उसका पैच टेस्ट करें। और स्पेशली जब आप स्कैल्प पे कोई चीज़, अगर आप कोई रेमेडी, कोई शैम्पू या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं की है अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट आपने पैच टेस्ट करना है। अच्छा, ये तो हो गया जी पैच टेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि आप अपने हाथों और पैरों की केयर कैसे कर सकते हैं। एक रूल आपने हमेशा याद रखना है कि डायरेक्टली आपने लेमन अप्लाई नहीं करना अपनी स्किन पे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डायरेक्टली लेमन अप्लाई करते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है लेकिन कुछ लोगों की स्किन जल जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो क्या होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो जब आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। वो आपकी स्किन के अंदर जो वेन्स होती हैं वो भी, उसमें भी बर्निंग शुरू हो जाती है। उस वजह से आपने जब भी लेमन रखना है, जब भी आपने लीमू का इस्तेमाल करना है, तो आपने लीमू का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आपने उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। आपने उसको आप शहद में मिला लें, उसको आप बेसन में मिला लें, तो आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं रेमेडीज़ करने से पहले या किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। जब आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो ख्याल रखें कि डायरेक्ट अप्लाई करने से कहीं आपको नुकसान ना हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हुमैरा को रिकनेक्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि घर बैठे मैनिक्योर पेडिक्योर आप कैसे कर सकते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हुमैरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हुमैरा से हम ये पूछ रहे हैं कि घर बैठे मैनिक्योर पेडिक्योर कैसे किया जाए। तो हुमैरा प्लीज़ शेयर कीजिए, बताइए कि आप हमें ऐसी कौन सी रेमेडी बताने लगी हैं जिससे कि हाथों की जो पाँव की स्किन है वो ग्लो करे, रंग जो है वो साफ हो जाए। जी हुमैरा। देखिए मैं लेमन मैं हाथ और पैरों को साफ करने के लिए आपको बता रही थी कि लेमन पे आपने शुगर को स्प्रिंगल करना है और उसके बाद आपने मसाज करते चले जाना है नकल्स पे, खास तौर पे अपने ये नेल्स पे, आपके नेल्स के क्यूटिकल हो गए, आपका हैंड पूरा जो है ना इस तरह रबिंग करनी है। अच्छा, ये फेस पे नहीं करना है, ठीक है। आपने 2 मिनट तक इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप इसको पानी से धो लें या आप इस तरह साफ कर लें। देखिए आपको खुद ही क्लीन नजर आ जाएगा अपना हाथ। मेरा हाथ आपको सब नजर आ रहा होगा, हालांकि मैंने कुछ सेकंड ही किया है, ठीक है ना। सही। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि शुगर के साथ आपने स्क्रब की तरह किया हुमैरा, ये आपने लेमन पे शुगर को स्प्रिंगल करके आपने पूरा मसाज कर लेना हाथों का और पैरों का, ठीक है। खास तौर पे ये नकल्स, ठीक है। और उसके अलावा ये क्यूटिकल्स, मैं खास तौर पे दिखा रही हूँ क्यूटिकल, ये तो किनारे के होते हैं ना स्किन के, ये आपने लाजमी इसको इस तरह मसाज करना है। दूसरा, क्यूटिकल हमारे कभी भी साफ नहीं होते हैं जब तक आप जाते हैं मैनिक्योर करवाते हैं। तो मैं भी आपको मैनिक्योर के कुछ टूल्स भी दिखाती हूँ कि आपने किस तरह करना है। लेकिन आपने सिंपल क्या करना है, आपने टूथब्रश लेना है, कोई भी टूथपेस्ट आपके पास घर में है, आपने ये टूथपेस्ट लिया, आपने ये नाखून पे इस तरह मसाज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये आप कुछ ही देर में देखेंगे कि आपके जो क्यूटिकल हैं वो साफ हो गए हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह आपने, जैसे आप टूथब्रश करते हैं ना अपने टीथ पर, इसी तरह आपने इसको लगाना है। उसके बाद आप इसको साफ कर देंगे। अच्छा, ये तो आपके सब ये वो टोटके हो गए जो आपने फर्दर ही करने हैं और फर्दर ही इसका आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने जाते हैं मार्केट में, तो आपने सिंपल क्या करना है, एक बड़े बोल में आपने पानी लेना है जो कि गर्म होगा। ये मैं पेडिक्योर के लिए बता दूं, ठीक है। मैनिक्योर के लिए आप सिंपल पानी ले सकते हैं, सादा। ये आपने पानी लिया बड़े बोल के अंदर, इसके अंदर आपने डाला कोई भी शैम्पू, सही, ठीक है। ये मैंने इसमें शैम्पू डाला है। शैम्पू डालने के बाद आपने इसके अंदर हाइड्रोजन डालना है, जो कि मेरे पास है 20 वॉल्यूम। आप जो हेयर डाई करते हैं ना उसमें हाइड्रोजन डलता है, 20 वॉल्यूम भी होता है, 10 भी होता है। अगर आपके पास 10 है तो आप 10 डाल सकते हैं, 20 है तो 20 डाल सकते हैं। ये तकरीबन मैं आधा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। ये आपने डाला और लेमन स्क्वीज किया, सही। ये देखिए, ये मैंने लेमन स्क्वीज कर दिया। ये आपका मिक्सचर तैयार हो गया पेडिक्योर का, जिसमें आपने पैर डिप करने हैं, या मैनिक्योर का जिसमें आपने हाथ डिप करने हैं। डिप करने के बाद जब आप डिप कर लेंगे, डिप करने के बाद ठीक है। हुमैरा हमें बता रही है मैनिक्योर पेडिक्योर से रिलेटेड कि आपने क्या करना है और किस तरीके से घर बैठे ये मैनिक्योर पेडिक्योर करना है। तो घर बैठे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फेस मास्क बना सकते हैं, घर पे बैठकर आप अपनी स्किन की जो है ना केयर खुद कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो एलोवेरा के साथ में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि नहीं जी, स्किन के लिए एलोवेरा बहुत जो है ना वो अच्छा है, बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ लोग जो है वो बेसन की रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी बेसन, शहद और लीमू। और वाकई अगर आप बेसन, शहद और लीमू मिक्स करते हैं, उसका मास्क बनाते हैं तो ये अमेजिंग रहता है। लेकिन कोई भी मास्क जब आप बनाते हैं तो उसको 5 से 10 मिनट लगाया करें और फिर उसके बाद उसको आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ में ना एक और रेमेडी शेयर करती हूँ इसी से रिलेटेड कि हाथों और पैरों को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है और आप अपने हाथों और पैरों की केयर कैसे कर सकते हैं। ये जो है वो थोड़ा सा डर्मा से रिलेटेड भी है और ये आपका होम रेमेडी के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं। हाथों पैरों की केयर आप अच्छे मॉइस्चराइज़र से कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं है तो एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ जो कि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, काफ़ी लोगों को देखा है इस तरह से करते हुए। अगर आपके हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर ये जो आपका क्यूटिकल का साइड है इसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आप थोड़ा सा घी लें, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घी लेके आप उसमें कोई भी ऑयल जो है उसके 2-3 ड्रॉप्स डाल लें, जिसमें आप जो है वो कस्टर ऑयल ले सकते हैं क्योंकि वो स्किन टाइटनिंग के लिए बड़ा अच्छा है। इसके अलावा जो है वो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप उसको ओवरऑल
उससे रब करें और उसके बाद हाथों को धो लें। आपके घर में अच्छा मॉइस्चराइज़र है तो ज़रूर यूज़ करें, अगर मॉइस्चराइज़र नहीं है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि मॉइस्चराइज़र की जगह आपके घर में कोई भी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है या जो भी अवेलेबल आपके पास ऑयल है, उससे अच्छी ऑयलिंग से आप अच्छी तरीके से मसाज करें अपने हाथों का। हाथों को धोने के बाद आप उसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आप जो है उसके ऊपर अगर आपके पास शहद है तो आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद, एलोवेरा, लेमन ये मिला के आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। उसमें जिस तरह से अभी हुमैरा बता रही थी कि शुगर ऐड करनी है, शुगर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी डायरेक्टली हम नहीं अप्लाई कर रहे लेमन और शुगर, वो हमें थोड़ा सा हार्श लगता है, तो आप उसमें बेसन भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। तो पहले आपने अच्छे तरीके से मॉइस्चर करके, अच्छे तरीके से क्यूटिकल साफ़ करके, अपने हाथ वगैरह साफ़ करके आपने ये लगाना है। ये शहद वाला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि शहद, बेसन, लेमन और शुगर डाल के आपने ऐड करके, शुगर इसलिए कि वो स्क्रब करने के लिए काम आएगी। उसके बाद आपने स्क्रब करने के बाद थोड़ी सी देर अपने हाथों को रिलैक्स करना है, फिर अपने हाथ धोने हैं। जब आप अपने हाथ धो लें तो उसके बाद आपने अप्लाई करना है सन ब्लॉक, और फिर आपने अपने हाथों की केयर के लिए हर 2 घंटे या 3 घंटे बाद अपने हाथों पर भी आपने सन ब्लॉक लगाना है, और फिर 1 हफ्ते बाद आपने यही रेमेडी रिपीट करनी है। आपके हाथ जो हैं वो टैन भी नहीं होंगे, ग्लो भी करेंगे और साफ भी हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। एक और अहम टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये टॉपिक है ख्वाब से रिलेटेड। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं जब ये सवाल करते हैं कि हमने ख्वाब देखा जिसमें हम डर गए, हमने ख्वाब देखा जिसमें हमने दरख्त देखा, पानी देखा या ऐसी कोई चीज़ें दिखी, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, तो बिल्कुल आज के शो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ख्वाब जब आपको नज़र आता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिससे आप पर खौफ तारी हो जाता है, आपकी आँख खुली सडन और आप बेचैन हो जाते हैं, आपको परेशानी शुरू हो जाती है। फिर थ्रू आउट द डे पूरा दिन आप परेशान रहते हैं और आप इस टेंशन में रहते हैं कि मैंने आज सुबह जो है ये ख्वाब देखा था, अब इसके नतीजे में परेशान हूँ, खौफज़दा हूँ, उसका मतलब क्या था। तो आज हम इन ख्वाबों के हवाले से बात करेंगे कि जब भी किसी को कोई ख्वाब दिखता है उसकी हकीकत क्या है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आपको सुबह के टाइम पर कोई ख्वाब नज़र आ रहा है तो वो सच्चा होता है। तो इसको हम जो है वो तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं ख्वाजा इरशाद फ़खरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस हवाले से उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। ख्वाजा साहब, आज का टॉपिक बहुत अहम है और ये वो टॉपिक है जिसके बारे में ओवरऑल हर कोई बात कर रहा होता है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर आप सुनते होंगे कोई परेशान है कि मैंने जो है आज ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने जो है ऐसा जानवर देख लिया या ख्वाब में मैंने कोई ऐसी डरावनी चीज़ देख ली जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब बताएं मैं क्या करूँ। और ये खौफ जो है पूरा दिन, पूरा महीने लोगों का जो है वो चलता रहता है और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि जो ख्वाब की जो ताबीर है वो क्या है, ख्वाब का मकसद जो है वो क्या है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ख्वाब किस टाइम पर देखा है, जब आप सो रहे थे तो आप किस मेंटल स्टेट में थे, क्योंकि ख्वाब का जो ताल्लुक है वो आपका ब्रेन और साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। थ्रू आउट द डे आप बहुत ज़्यादा सैड थे, आप नाराज़ थे किसी से या आपको एंजाइटी थी, आप जब सोए हैं तो आप क्या वाकई कुछ पढ़ते हुए सोए हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सोए हैं या आप कोई रेगरेट करते हुए सोए हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे ख्वाजा साहब से। ख्वाजा साहब, कैसे पता चले ख्वाब अच्छा है, ख्वाब बुरा है, और ख्वाब देखने के बाद यानी डरावना ख्वाब देखने के बाद जो खौफ की कैफियत तारी हो जाती है उससे कैसे बाहर निकले। आपका मौजू भी बहुत अच्छा है और हर ज़िंदगी के हर फर्द का ये मसला है और इस गुफ्तगू को बहुत अहम भी है और बहुत तवज्जो से भी सुनने की ज़रूरत है, और बार बार सुनने की ज़रूरत इसलिए है कि ये बातें मिस हो जाएंगी, एक वक्त में याद नहीं रह पाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा प्रोग्राम को बार बार देखें और बार बार समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले तो जब वो बंदा ख्वाब में गया तो उसे अंदाज़ा नहीं है, बेख्तियार चीज़ है, और जब वो बेख्तियार चीज़ है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपने जिक्र किया कि उसको एंजाइटी हो सकता है, उसको इस जहन में सवाल थे, कोई परेशानी थी, इस वजह से ख्वाब आया। एक जेन्युइन ख्वाब आता है जिसमें बिल्कुल इंसान नॉर्मल है और ऐसा होता है। और तीसरी चीज़ होती है कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे असरात हैं, उनकी वजह से उसे खौफ आया। अब ये 3 कैटेगराइज कर लेते हैं। पहली वाली कैफियत में जिसमें वो कोई बात चल रही थी तो नफ्सियाती अमल हो गया, इंसान का फितरी अमल हो गया कि किसी बात को लेके सोया और वो सोते सोते उसको वही चीज़ ख्वाब में नज़र आने लगी। इस बात पे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब रहेगी दूसरी बात जिस पे वो डर गया, खौफ में आ गया और उस जगह पे असरात नहीं है।
अब वो जो डर के खौफ से उठा, अब वो एंजाइटी में चला गया, परेशान हो गया। और यही काम एक तो नींद में हुआ, ये जागते में भी हो सकता है। हाँ। वजूद कांपने लगता है, थरथराहट आ जाती है, जिस्म लर्जा हो जाता है। इसी तरह इंसान ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगा, खौफ आने लगता है। और उसे चाहिए क्या करे? सबसे पहले वो जिस जगह पर है, अगर वो सो रहा है और इस खौफ की वजह से वो उठ गया है, उसे चाहिए सबसे पहले ये 5 काम कर ले। अपने हवासे खमसा को याद करे, जो उसमें हवास है, चखने की हिस्सा है, बोलने की हिस्सा है, देखने की हिस्सा है, छूने की हिस्सा है और सूंघने की हिस्सा है। ये तमाम हिस्सों को याद करे और वो एक एक करके, जैसे कुछ खा सके, कुछ मुमकिन है वो बात कर ले, कुछ मुमकिन है कोई चीज़ सुन ले, टच करके उसकी आवाज़ निकाल के सुन ले, ताकि उसकी तमाम हवास जो बेसाख्ता हो गए, अपने हवा से बाख्ता हो गया, वो हवास उसके वापस आ जाए। सही। दूसरा, ठंडा पानी ले ले, अपने ऊपर छट्टे मारे। सही। तीसरा ये कि कोई भी नेगेटिविटी जो उसके अंदर मौजूद थी किसी बात को लेकर, उसे दूर करने की कोशिश करे। ठीक। जैसे वो मिसाल के तौर पे जॉबलेस हो गया, राइट। अब उसके जहन में है कि मेरी जॉब चली गई, ये उसकी एंजाइटी की वजह बना, खौफ की वजह बना, सही। उसको फ़ौरन से दूर करे। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक मुझे नौकरी दे देगा। उसका कोई झगड़ा हो गया, झगड़े में उसको ऐसा किया गया कि उसको तकलीफ़ हो गई, उस झगड़े को नहीं कोई बात नहीं, आज उसने मुझे तकलीफ़ दी, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह है, मुझे इसमें से निकाल देगा। झूठा केस हो गया, उस केस से निकाल देगा। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की मुसीबत, परेशानी, जो दर्द हो गया, तकलीफ़ हो गई, वो वापसी आ जाएगी। तो अब वो यही शख्स फ़ौरन उस नेगेटिविटी को दूर करे। सही। और फिर क्या करे? सबसे अहम काम जो उसको करना, कोई किताब ले ले, उसे पढ़ना शुरू कर दे, कोई मैसेज ले ले, मोबाइल ले ले, उसे देखना शुरू करे, अपनी एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करे। इसी तरह आखिरी काम जो है, अगर वो ये करना चाहे, नोटबुक ले ले, उस पर कुछ लिखना शुरू कर दे, कुछ चीज़ें बनाना शुरू कर दे, कोई कार्टून बना ले, कुछ भी लिखना शुरू कर दे, अपनी कहानी लिख दे। और एक आखिरी जो काम बहुत अहम है, जिसके लिए इंसान को हमेशा करना चाहिए, फ़ौरन एंजाइटी आते ही, फ़ौरन खौफ आते ही काम करना चाहिए। कुछ ना कुछ लिखने के बाद उसे अपनी नेगेटिविटी, अपनी पुरानी बातें, जो अपनी ज़िंदगी नाकामियाँ हैं, उसे रद्द कर दे। जैसे वो क्रिकेट में मैच खेलने गया, हार गया और अब कामयाब नहीं हो सका, तो इरादा करे मैं कामयाब होऊंगा। किसी जंग में गया और जंग में कामयाब नहीं हो सका, इरादा करे कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अब क्या उसका कोई रूहानी असर है, कोई रूहानी अमल है? अगर ऐसे ही बेदार हो जाए, ख्वाब में था तो जैसे ही बेदार हो जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ ले। सही। और अगर जागते में ये हुआ तो फिर भी आयतुल कुर्सी पढ़ ले। और अगर यही मर्ज़ मुसलसल है, लोगों को मुसलसल होता रहता है, झटके लगते रहते हैं, मुझसे झाग आ जाती है, तो तब भी जब भी फ़र्ज़ नमाज अदा करें, सलाम फेरते ही फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ये तमाम मसाइल इस तरह के हल हो जाएंगे। अब इसकी तीसरी और अहम बात, जिसके लिए हमने बिलखसूस इस मौजू को चुना, वो है ख्वाब में खौफ ज़दा हो जाना, ख्वाब में डर जाना। हाँ। अब वो मौजू ये है कि उस घर में जहाँ वो सो रहा, हो सकता है असरात हो सकता है किसी ने जादू कर दिया हो सकता है किसी ने कोई ऐसा अमल कर दिया हो जिसकी वजह से उसको मौत लाहक हो सके, या वो मर जाए, या उसको मौत का खौफ आ जाए। अब उसे क्या करना चाहिए? सूरह माइदा की तिलावत करे, पानी में दम करके पिए। और इसी वजह से अगर उसके घर में घरेलू झगड़े होते हैं, इसी वजह से, खौफ की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता, जॉब पे अपनी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं दे पाता, वो जॉब पे अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं दे पाता, या जॉब कर नहीं पाता, या जॉब पे टाइम पे नहीं जा पाता, ये सो के उठ के बाद वो बेदार नहीं हो पाता, उसको लगता है मैं सो ही रहा हूँ, या जिस्म को एक्टिव करने में उसको घंटों लग जाते हैं, बिस्तर पर लेटा रहता है। इसकी वजह यही है, सूरह माइदा पढ़े। तो जैसी सूरह माइदा की तिलावत करेगा, अगर घर में झगड़ा है तो भी वो राहत में तब्दील हो जाएगा। अगर घर में किसी वजह से परेशानी है, वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर वो चाहता है मेरी अज़वाजी ज़िंदगी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाएगी। अगर वो चाहता है मेरी जॉब में जो मैं प्रोफेशन के साथ प्रोफेशनल अंदाज में काम करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा, तो उसे चाहिए सूरह माइदा पढ़े, तो इंशाअल्लाह ये मसला भी उसका हल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि बहुत सारे लोग ना ये जिक्र कर रहे होते हैं कि हमने ख्वाब में जो है कोई जानवर देखा, या हमने ख्वाब में जो है वो छिपकली देख ली, या हमने ख्वाब में सांप बिच्छू वगैरह देख लिया। इसका क्या मतलब है? क्या वाकई कोई हमारे पीछे कोई दुश्मन है, या हमें अब क्या करना चाहिए, ये ज़रा बताएं। ये बड़े कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। आपके अवामी सवाल है माशाल्लाह, और बहुत चुन के सवाल आपने आज के प्रोग्राम में रखे। देखिए, सबसे पहले तो ख्वाब में किसी ने शेर को देख लिया, सही, ठीक है। अब इसी तरह इसके अंगेंस्ट में, अब ये पूरे जानवर हो गए जी, और इसके अंगेंस्ट में काबतुल्लाह को देख लिया, मक्का मदीना देख लिया, बुजुर्गान दीन देख लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। अच्छा, अगर सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई तो सरकार का फरमान आली शान है, उसने मुझे ही देखा,
जी। इसी तरह मक्के मदीने की उसने ज़ियारत की या अच्छे मकामात की बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात की ज़ियारत की, तो इसका मतलब उसकी रूहानी सरबुलंदी है, रूहानी ताकत में इजाफा हुआ है, उसकी रूहानी मामलात अच्छे हो गए, उसकी आने वाली ज़िंदगी में खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ, उसकी कोई काम रह गया था वो अल्लाह पाक ने बना दिया। अब आ जाए जिसमें वो खौफ में आ जाता है, परेशान हो जाता है, जिसमें वो डर के चौंक के उठा, और हो सकता है जब वो उठे तो मुंह से झाग आना शुरू होता है। तो इसकी एक मेडिकल इशू ये भी होता है कि उसका हाथ दिल पे रह गया हो। वो अगर सोते सोते बिल्कुल उसका हाथ दिल पे रह गया हो तो इससे भी इस तरह के ख्वाब आ जाते हैं। सही। और जो दूसरी वजह जो बहुत अहम है वो है असरात, बंदिश, जादू टूना की वजह से भी ऐसे असरात आते हैं। अगर उसने छपकली सांप हाँ। और इससे मिलती जुलती कोई अशरात अर्ज़ को देखा है तो इसका मतलब है कि उस पर जादू हो गया, उस पर असरात है। इसी तरह कोई जंगली जानवर ऐसा जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, इसको देखा है, जिसमें शेर है, गीदड़ है, भेड़िया है और दीगर जो ऐसे जानवर जो इंसानी शख्सियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका मतलब असरात है। और असरात है, इसका मतलब है गैबी मखलूक उस जगह मौजूद है या उसके साथ मौजूद है। सही। और इससे मिलते जुलते अगर वो जंगल में सैर कर रहा है और वो कभी ऊपर से नीचे गिरता है और बुलंदी से अगर ऊपर जाता है, अगर वो ऊपर से नीचे गिरा है तो उसको कोई नुकसान हो सकता है, सदका फ़ौरन करे। और अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि उसे माली तरक्की मिल सकती है। इसी तरह ये ख्वाबों की हकीकत है और एक नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। तो ख्वाबों की हकीकत होती है। सबसे अहम गलती हम ख्वाबों की हकीकत को जानने के लिए करते हैं, ऐसे लोगों को सुनाते हैं जो ख्वाबों के इल्म से वाकिफ़ नहीं होते। तो मेरा सबको बिलखसूस हमारे तमाम दोस्तों अहबाब, तमाम माएँ बहनों बेटियों को ये मशवरा है कि ख्वाब सुनाएं ज़रूर, लेकिन उसको जो साहिब इल्म हो, साहिब मार्फत हो, ख्वाब का इदराक रखता हो, उसके पास ख्वाब का इल्म हो, वो सही जवाब दे सके। ऐसा ना हो वो कुछ बताए कुछ, अब वो ख्वाब आपका सरबुलंदी का था और आपको वो उसने कुछ और बता दिया। इसी तरह ख्वाब में था कि आप फ़ौरन सदका कर लें वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या अल्लाह की तरफ रहनुमाई थी, कोई मदद आ गई आपकी तरफ ख्वाब में, तो अब वो आपने सदका तो किया ही नहीं। और ख्वाब की महदूद लिमिट में वो उस बात को पूरा करना होता है। हमने ख्वाब आज आया और हम हो सकता है 6 बार 7 सुनाएं, 7 साल बाद सुनाएं कि जी मुझे 7 साल पहले ये ख्वाब आया था। तो अगर हमने ख्वाब देखा है, कोशिश करके ऐसी शख्सियत तलाश करें या जिसे हम फ़ौरन ये ख्वाब सुना। अच्छा, आजकल एक और सोशल मीडिया का दौर है, तो ख्वाब की ताबीर हम मीडिया से तलाश कर रहे हैं, सोशल मीडिया से। अच्छा, आप देखें ख्वाब में 3 कैफियत हैं। अगर वो शख्स जिसने ख्वाब देखा, अगर वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। अच्छा। अगर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, अगर उसने ख्वाब देखा है वो प्रेगनेंट है या नहीं है, और अगर उसने ख्वाब देखा है वो किस हालत में उसके बच्चों की शादी होने वाली है या नहीं। अब ये मुख्तलिफ ख्वाब एक ही होगा, लेकिन जाएगी। अगर गैर शादीशुदा शख्स ने देखा कि बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी शादी होने वाली है। अच्छा। और यही शादीशुदा ने देखा कि उसकी बारिश हो रही है, इसका मतलब उसकी औलाद होने वाली है। और इसी तरह बेरोज़गार शख्स ने देखा कि बारिश हो रही है तो उसको रोज़गार लगने वाला है। सही। तो एक ही ख्वाब होता है, लेकिन मकसद अलग अलग होते हैं। अब ये उसको तो नहीं पता, सोशल मीडिया जिसे आप ऐप पे सर्च करा करें या किसी जगह पर जाकर बात वही है कि सोशल मीडिया हो या एआई हो, ये जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि वो उसके अंदर जितना भी अपना डाटा फीड करें, जितना भी डाटा सेव करें उससे लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर नहीं हो पाता है अपडेट। और आपको इन सवालों का जवाब जो है वो डेफिनेटली मुफ्ती साहब से या ख्वाजा फ़करी साहब हैं या इस तरह के जितने भी लोग हैं जो ख्वाब की ताबीर बताते हैं उनसे पूछना पड़ता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ख्वाबों के हवाले से बात कर रहे हैं, ख्वाब की हकीकत के हवाले से बात करें, उनकी ताबीर के हवाले से बात करें। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। अच्छा, सच्चे ख्वाब और झूठे ख्वाब, इसमें क्या फ़र्क है? लोग कैसे जानें कि भाई ये ख्वाब जो है ये कोई मैसेज है, सच्चा ख्वाब है, या फिर ये ख्वाब जो है उसकी ताबीर उस तरह से नहीं है, या ये ख्वाब इस वजह से आए कि कोई ब्रेन में कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या फिर टेंशन या डिप्रेशन की वजह से अगर कोई शख्स उसके बाद अगर सो रहा है तो उसको उसके इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ख्वाब वाकई सच्चे भी होते हैं और ख्वाब झूठे भी होते हैं, और ख्वाब की ताबीर जो होती है उस तक बाज़ औक़ात कोई इंसान भी नहीं पहुंच पाता। सही। इसी तरह पहले मिसाल ले लेते हैं, सच्चा ख्वाब है, हम सुना अभी कुर्बानी गुजारी है तो पूरा ख्वाब का वाक़या, ख्वाब का वाक़या है ना, हम कुर्बानी करते हैं, पूरा ख्वाब का वाक़या कि अपने पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करो। अब नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं,
वलियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, हमारी आम आवाम के भी ख्वाब सच्चे हो सकते हैं। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, सहाबा किराम के ख्वाब सच्चे होते हैं, अहले बैत अताहार के ख्वाब सच्चे होते हैं, और आम इंसान के ख्वाब भी सच्चे हो सकते हैं। बस हो सकते हैं का शुबा है। अब जहाँ शुबा है वहाँ सवाल करना पड़ेगा कि मेरा ये ख्वाब था सच्चा था या झूठा। अब जैसे किसी ने मुझे ख्वाब में बताया कि जी मैंने ख्वाब देखा कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया, अब मुझे बताया ख्वाब में कोई बता रहा है, तो लाजमी नहीं कि वो सच्चा होगा, लाजमी नहीं कि उसका इंतकाल होगा, लाजमी नहीं कि वो जो ख्वाब आ रहा है वो मनोअन होना चाहिए। अब एक शख्स दुरूद पाक बहुत पढ़ता है, अब फ़र्क आ गया, आम बंदे में जो दुरूद पाक बहुत पढ़ता है, अल्लाह का कलाम बहुत पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते सो जाता है, अब उसका ख्वाब उसने अगर ख्वाब में देखा, जैसे मैं एक शख्स की मिसाल देता हूँ, उसने मुझे आके बताया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी वालदा का इंतकाल हो रहा है। तो मैंने उनसे 3 सवाल किए। मैंने कहा पहला ये बताइए आप कुछ पढ़ते हैं? बोला हाँ मैं दुरूद पाक बहुत पढ़ता हूँ। मैंने कहा कौन सा दुरूद पाक पढ़ते हैं? कहने लगा दुरूद इब्राहिम ही बहुत पढ़ता हूँ। मैं कहा माशाल्लाह। तो मैंने कहा दूसरी बात ये बताइए आप बावजू सोते हैं बेवजू? तो उसने कहा मैं बावजू सोता हूँ। मैंने कहा तीसरी और आखिरी बात बता दें, झूठ बोलते हैं आप या सच बोलते हैं? उसने कहा मैं सच बोलता हूँ। मैंने कहा अगर आपने देखा है तो मुमकिन है कि आपकी वालदा का इंतकाल हो जाए 3 दिन बाद, और आप यकीन करें कि 3 दिन के बाद उसकी वालदा का इंतकाल उसी तरह हुआ जैसे उसने ख्वाब में देखा था। ये आम शख्स की बात बता रहा हूँ मैं, कोई वली नहीं, कोई बिल्कुल आम शख्स, लेकिन उसकी खासियत क्या थी? वो दुरूद पाक पढ़ता था। अगर कोई ऐसा शख्स है जो दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह का कलाम पढ़ता है, जिक्र करता है, तो उसका ख्वाब सच्चा हो सकते हैं और सच्चा होने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने ख्वाब देखा, अब उसका मतलब ये था कि वो ख्वाब में कहीं गिर गया, वो ऊपर से बुलंदी से छत से छलांग मार दी, तो इसका मतलब है कि उसे कोई नुकसान हो सकता है। वो सच्चा लाजमी नहीं छत से छलांग मारेगा, इसका मतलब है कोई नुकसान हो सकता है। अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो बेबी का नुकसान हो सकता है। अगर वो जॉब इस वक्त जॉब पे है तो जॉब छूट सकती है। अगर वो ड्राइविंग करता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब ये चोरन, इसके में पैगाम ये फ़ौरन सदका करें। अब जैसे किसी ने इसी से मिलता जुलता कोई ऐसी चीज़ देख ली जो जानवर था, इससे मिलता जुलता कोई उसको काट रहा है, उसको नुकसान दे रहा, फ़ौरन सदका कर दे। इसी तरह उसने देखा मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, उसको फ़ौरन सदका कर दे। अब एक सवाल आता है, लोग अक्सर देखते हैं कि मेरा इंतकाल शुदा शख्स ने मैंने ख्वाब में देखा। अगर किसी इंतकाल शुदा शख्स को ख्वाब में देखते हैं तो बहुत अच्छा इसाले सवाब करें। अच्छा, इसाले सवाब, इसाले सवाब करें। उसका पहला ये कि उसको बहुत अच्छी हालत में देखा तो भी इसाले सवाब करें, बहुत बुरी हालत में देखा तो भी इसाले सवाब करें। इसाले सवाब के बहुत सारे ज़रिए, कुछ अल्लाह का कलाम पढ़ें या अल्लाह पाक ये फलां बंदे को पहुँचा दे, और इसी तरह कोई नेक अमाल सदका कर दें उनके इसाले सवाब के लिए, जो भी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी। आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, इसी तरह देख। इसको बहुत बीमार हालत में देखा तब भी सदका कर दें। इसी तरह कोई इसी ऐसी हालत में देखा वो बहुत जन्नत की बागों की सैल कर रहा है, तो तब भी बेहतरीन जवाब इसका ये है कि आप उसे क्या करें? सदका करें। हाँ, सदका करें। अगर इंतकाल शुदा शख्स को देखा, अब आ जाए आपने देखा किसी बुजुर्गान दीन को और वो कोई अमल बता रहे थे, कोई पढ़ने को बता रहे थे, तो वो बताया हुआ अमल आप पढ़ें, आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। अच्छा, हाँ, किसी हमने साहिब बुजुर्ग किसी को देखा जिसको हम नहीं जानते, हाँ, जो ख्वाब में आपको कुछ बता रहे हैं, उन्होंने कोई सूरत बता दी कि बस सूरह बकरा पढ़ना, तो आप फ़ौरन उठें और सूरह बकरा पढ़ लें। सूरह माहिदा पढ़ना, आप उठें सूरह माहिदा पढ़ लें। ये ना सोचें कि मुझे फ़ायदा क्या होगा, वो जैसे ही पढ़ेंगे हो सकता है आपकी कोई तकलीफ़ आने वाली हो, अल्लाह पाक टाल दे अल्लाह के कलाम की बरकत से। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ आने वाली हो जिसका आपको अंदाज़ा ना हो, एक्सीडेंट होने वाला वो टल जाए, कोई मुसीबत आने वाली हो टल जाए, कोई तकलीफ़ आने, आपकी जॉब छूटने वाली हो टल जाए। तो इसी तरह पहली बात तो ये हुई ख्वाब सच्चे होते हैं, और वो अगर कोई आ जाए तो किसी ऐसे शख्स से पूछ लें जो ख्वाब का इल्म जानता है। अब ऐसे शख्स के ख्वाब आया जो झूठ था, जैसे उसने देखा ख्वाब कि भाई मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अब वो टेंशन लेके बैठ जाओ मेरी वालदा का इंतकाल हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कौन हो? सच्चा ख्वाब आना आपके लिए ज़रूरी नहीं, झूठा भी हो सकता है। अब अगर वालदा का इंतकाल देखा, इसका एक ताबीर ये भी है कि वालदा की उम्र में इजाफा हो गया। अगर वो बीमार थी तो सेहत याब हो गई, अगर वो बीमार थी तो सेहत याब हो गई। अगर उनको कोई बीमारी ऐसी शदीद बीमारी थी, जैसे कोई वो ट्यूमर था, कोई और बीमारी थी ऐसी, वो बीमारी से सेहत याब हो गई। अब देखा उसने हकीकत में उसको मौत की हालत में, लेकिन वो बीमार से सेहत याब हो रही है। ये आम बंदों के ख्वाब है। इसी तरह कोई शख्स ऐसा हो
जो ये कहे कि मैंने ख्वाब देखा है और मैं ऐसे। अच्छा, ख्वाब में पानी देखना, ख्वाब में दरख्त देखना, ग्रीनरी देखना, समंदर देखना, आसमान देखना, पहाड़ देखना, ये कैसे? देखिए, अब जैसे उसने ख्वाब ऐसा देखा जिसमें वो ग्रीनरी देख रहा है। हाँ। अब इसकी फिर 3 हालतें हैं। अच्छा। पहली हालत में वो शादीशुदा, गैर शादीशुदा। अच्छा। गैर शादीशुदा है तो उसकी शादी हो सकती है, अगर शादीशुदा है तो औलाद की तरफ इशारा है। अच्छा। हाँ, और अगर डिलीवरी करीब है, औलाद की पैदाइश करीब है, तो अल्लाह इंशाअल्लाह बेटा अता फरमाएगा। अच्छा। हाँ। ये इस तरह से जी होता है। जी बिल्कुल। वरना जो बहुत सारे ऐसे और भी हैं मुफ्ती साहब या बहुत सारे जो ताबीर बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जी अगर आपने पानी देखा है तो ये दौलत की अलामत है, इल्म की अलामत है। अगर आपने सब्ज़ा देखा है तो ये खुशहाली की अलामत है, ये आपको जो है वो रूहानी तौर पर आप और अल्लाह के करीब होंगे। तो वो इस तरह से बता रहे होते हैं ताबीर। तो ये जो जैसे आप बता रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर कोई समंदर देख रहा है ख्वाब में, तो वो देखिए समंदर का एक वुसअत है, वुसअत फिर पूछना पड़ेगा कि वो वुसअत किसने देखी। हाँ। अब 5 साल का बच्चा देख रहा है तो मैं उसको बोलूँ दौलत आएगी, तो हाँ, तो सारे हाँ, हाँ, वालिद ने आके 100 रुपये दे रहा ना। हाँ, सही। तो अब देखने वाले की उम्र देखी जाएगी, उसने किसने देखा, हाँ, फिर उसकी कैटेगरी क्या है। सही। अगर उसकी कैटेगरी यह है कि वो कारोबारी आदमी है तो यकीनन उसको कोई अच्छा कारोबार मिलने वाला है, कारोबार की अच्छी राह मिलने वाली है, नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। और अगर उसने ऐसा बंदा जो नौकरी करता है तो उसकी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो नौकरी करता है और उसको छोड़ना चाहता है, कारोबार की तरफ इशारा करता है, तो ये है कि उसको नौकरी छोड़ दे और अपना कारोबार करे, अल्लाह फ़ायदा देगा। सवाल करने वाले की कैफियत को देखना ख्वाब के लिए बहुत ज़रूरी है। किस वक्त में अगर ख्वाब देखा जाए तो वो सच्चा होता है? ज़्यादातर लोग सुबह के ख्वाब के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने सुबह के टाइम पे ख्वाब देखा है तो वो सच होता है। ऐसी इसकी हकीकत यही है कि अगर आपने फजर की आदान के वक्त ख्वाब देखा, यानी आप सो रहे थे और आपने ख्वाब देख रहे थे और आप उठे तो आदान हो रही थी, तो ये ख्वाब सच्चे होते हैं। एक अलामात है, 100% ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि 70% 80% ऐसा होता है कि अगर अजान हो रही थी और फिर आप अच्छे हुए, आप उठे, फ़ौरन से आपने वज़ू बनाया और नमाज अदा कर ली, तो इसका मतलब है कि जो आपने ख्वाब देखा वो सच्चा हो सकता है। आम बंदा जो भी ख्वाब देखेगा वो सच्चा हो सकता है, इम्कान है। अच्छा। हाँ, 100% श्योरिटी नहीं। और जो नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर देखेंगे उनके ख्वाब सच्चे होते हैं क्योंकि वो अल्लाह के करीब होते हैं और ये वही की एक किस्म भी है। अब ऐसे ख्वाब भी आते हैं कि ख्वाब में कोई देख रहा है कि भाई वो भाग रहा है, ख्वाब में कोई देख रहा है कि वो गिर गया है, ख्वाब में कोई देख रहा है कि कोई आंधी तूफान बहुत अच्छा या बारिश, उसकी क्या? देखिए, अगर कोई ख्वाब में भाग रहा है तो तरक्की की अलामत है। अच्छा। अगर वो ख्वाब में गिर गया है तो कोई मुसीबत आ सकती है। अच्छा। कोई भी परेशानी, उम्र से इसकी कोई ताल्लुक नहीं, बच्चे पे मुसीबत आ सकती है, बड़े पे भी आ सकती है, इसी वक्त भी आ सकती है। गिर गया है तो उसे फ़ौरन सदका करना चाहिए। इसी तरह वो भाग रहा था, किसी जगह वो किसी डोर में फंस गया, किसी रस्सी में फंस गया, किसी ने पकड़ लिया। अब देखें, पकड़ने जाने का इम्कान अब चेंज हो गया। अच्छा। अब सवाल जिसने पूछा, अब उसे फ़ौरन उससे पूछें कि वो जब वो पकड़ा गया तो क्या बेदार हो गया? हाँ, वो बेदार, और उसके चेहरे पे, पेशानी पे, माथे पे पसीना था, वो कहेगा हाँ था, तो इसका मतलब रात है, उसके घर में असरात है जब वो था। अब वो जो पकड़ा गया है, अब इसका मतलब है उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो फ़ौरन सदका करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जेन्युइन तौर पे उसको फीलिंग, जब उठेगा, बेदार होगा, तो उसे ये लगेगा जो मैं भाग रहा था ये जेन्युइन था। और बाद औक़ात तो इस ऐसे भी होते हैं, लोग ख्वाब के आलम में चलना शुरू हो जाते हैं। ये साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। हाँ। अब आप देखें, मर्ज़ एक ही है, सवाल भी एक ही है, लेकिन ये डिफ़ाइन करना कि ये असरात हैं, ये जादू है या ये बीमारी है नफ्सियाती केस है, ये फ़र्क है। और डॉक्टर्स को जैसे रिपोर्ट्स करानी पड़ती है दिमागी मरीज़ के लिए, ऐसे हमें बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ये कंफर्म हो पाता है कि इसको है क्या। अब वही अलामात हैं, वो ड्रामा कर रहा होगा, वही अलामात हैं, वो जेन्युइन केस होगा, वही अलामात हैं कि वो जो बंदा है वो मरीज़ होगा, दिमागी मरीज़ होगा, पागलपन होगा, उसको एंजाइटी होगा, वो नफ्सियाती मरीज़ होगा, अलामात सेम है। अब वही क्या होता है, जो जिनके पास इल्म की कमी होती है, वो जो ड्रामा कर रहा होता है या उसको दिमागी मरीज़ होता है, उसको कहते हैं असरात हैं। और वही बंदा जिसको असरात होते हैं, और उनको ये हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिनको असरात का इल्म को डिनाई करते, नहीं मानते, वो कहते नहीं तो ये नफ्सियाती कैसे। तो मैं सबको मशवरा देता हूँ कि हर जगह दिखा लेना चाहिए। हाँ, हर जगह अगर डॉक्टर को दिखाना है ज़रूर दिखाइए, अगर आप किसी से दम कराना चाहते हैं, नफ्सियाती केस या रूहानी मसला, उनको भी ज़रूर दिखाएं।
दोनों इलाज कराने चाहिए। अगर अल्लाह पाक दवा से शफा देते तो भी अल्लाह की मेहरबानी, अगर वो दुआ से शफा देते तो भी इसकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया इरशाद फ़करी साहब, आप हमारे शो पर आए, ख्वाजा इरशाद साहब, और बहुत मुफीद जो है वो बातें बताई, और ख्वाब की ताबीर के हवाले से भी बताया कि ख्वाब की जो अलामात हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं तो उसमें क्या कुछ होता है। आई होप कि आज का शो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सिटी 18।